हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विराम चिन्ह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। विराम चिन्ह रुकने की प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इनको विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले लिखित चिन्हों या संकेतों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, बीच बीच में रुक कर बोलते हैं। तो जिस प्रकार से हम बोलते वक्त रुकते हैं, वैसे ही जब हम कोई भाषा लिखते हैं, जैसे अगर हम हिंदी भाषा लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम रुकते हैं कुछ समय के लिए। तो रुकने की यह प्रक्रिया विराम कहलाता है। और जब लिखित भाषा में रुकते हैं तब यहाँ पर जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्हों या संकेतों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में जो चिन्ह प्रयोग होते हैं लिखित रूप से, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। देखिए, हिंदी में जो हम विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं उनकी संख्या वैसे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी रहती है, पर यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पूर्ण विराम। इसका चिन्ह होता है यह। अल्प विराम, जिसको आप इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। तीसरा है अर्ध विराम, इसका चिन्ह है ये। प्रश्न सूचक यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। रेखिका, जिसको हम निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं, यहाँ पर इसका चिन्ह है। उपविराम या अपूर्ण विराम, देखिए यहाँ पर इसका चिन्ह है। विस्मयादि बोधक या संबोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक वाक्य आप जानते हैं जिसमें अलग अलग भावों को प्रकट किया जाता है, उन्हीं भावों के साथ हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण है योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को संक्षेपक भी बोलते हैं। संक्षेपक चिन्ह, संक्षेप यानी छोटा करना। ठीक है, आगे आपको उदाहरण से समझाती हूँ। 11वां है अवतरण चिन्ह, जिसको उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। इसका निशान यानी चिन्ह ये है, ये और ये, जिसको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा बोल सकते हैं और ये सिंगल इन्वर्टेड कामा। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। 12वां है कोष्ठक चिन्ह। यह है सबसे छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और दीर्घ कोष्ठक। वैसे हिंदी भाषा में ज़्यादातर हम इसी कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, छोटे कोष्ठक का। यह दोनों कोष्ठक गणित यानी मैथ्स में इस्तेमाल होते हैं। अब 13वां है त्रुटि पूरक या हंसपद चिन्ह। इसका चिन्ह ये है। हंसपद बोला गया है क्योंकि ये हंस के पैरों के समान होता है, देखिए यहाँ पर, इसलिए इसका नाम हंसपद चिन्ह है। ठीक है, आगे देखिए, पूर्ण विराम चिन्ह से शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। इसमें लगभग अर्ध विराम से दुगना समय लगता है। कोई भी वाक्य है, वाक्य जब समाप्त होता है उसके अंत में हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, यानी वहाँ पर वह वाक्य पूर्ण होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो होंगे उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, और इन वाक्यों के अलावा जितने भी वाक्य बनेंगे उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे अनुशासनहीनता देश के लिए घातक है, यहाँ पर यह वाक्य समाप्त हो रहा है, यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अल्प विराम चिन्ह। अल्प यानी थोड़ा। देखिए, पढ़ते अथवा बोलते समय जहाँ पर थोड़ी देर तक रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम चिन्ह का
चिन्ह देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं या बोलते हैं, वहाँ पर जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो उसी को वहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसी को अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे लोकमान्य तिलक, मालवीय, गांधी महान नेता थे। यहाँ पर लोकमान्य के तिलक के बाद कॉमा लगा है, यानी अल्प विराम चिन्ह लगा है। कॉमा से यानी अल्प विराम चिन्ह से ये पता चलता है यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है। जैसे लोकमान्य तिलक, मालवीय, गांधी महान नेता थे। ठीक है। इसका प्रयोग वाक्यों में दो या दो से अधिक समान पदों या पदबंधों को अलग करने के लिए, हाँ या नहीं के बाद किसी वाक्यांश को अलग करने तथा उपाधियों महान की, महीने की तारीख को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे BA, B.Ed, 15 अगस्त 1947 आदि। इसमें देखिए BA और B.Ed इनको अलग करने के लिए यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर दी गई है महीने की तारीख को अलग करने के लिए, यहाँ पर देखिए 15 अगस्त 1947, यहाँ पर तारीख यानी दिनांक को अलग करने के लिए प्रयोग हुआ है। अल्प विराम का सीधा सा अर्थ होता है कि जहाँ पर पढ़ते या बोलते समय जहाँ हम रुकते हैं उसको हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं, वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए अब तीसरा है अर्धविराम चिन्ह। इसका चिन्ह देखिए, और देखिए वाक्य की पूर्ण समाप्ति न होने पर भी जहाँ वाक्य के बीच समाप्त होने का आभास हो तथा अगले वाक्य से जोड़ने वाले अव्यय का भाव हो, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। देखिए अगर कोई भी वाक्य है, वहाँ पर हमें पढ़ते समय या लिखते समय जहाँ पर यह आभास होता है कि यह वाक्य ख़त्म हुआ है पर वह ख़त्म नहीं होता है और उसको जोड़ते हैं दूसरे वाक्य से, तो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे काम करते रहना जीवन है, फिर यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग है। आलस्य तो रोग है। यहाँ पर काम करते रहना जीवन है, यहाँ पर ऐसा आभास हो रहा है कि वाक्य आकर ख़त्म हो रहा है, परंतु इसके आगे हम आलस्य तो रोग है वाक्य को जोड़ रहे हैं, इसलिए यह अर्धविराम हो जाएगा। अर्धविराम चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर पूर्ण समाप्ति न होने पर प्रयोग किया जाता है और अगले वाक्य से जोड़ने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इस वाक्य को यहाँ इस वाक्य से जोड़ा गया है अर्धविराम चिन्ह के द्वारा। अब आते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह पर। देखिए प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक यानी जिस वाक्य को पढ़कर हमें प्रश्न की सूचना हो, प्रश्न का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर प्रश्न सूचक वाक्य होता है। जैसे हम किसी भी वाक्य के अंत में जब पूर्ण विराम लगाते हैं, परंतु जो प्रश्न सूचक वाक्य रहेगा उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह यह है। देखिए आप कहाँ जा रहे हैं, इस वाक्य में प्रश्न का आभास हो रहा है और यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है, यह वाक्य हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। अब आगे देखिए निर्देशक चिन्ह। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए या उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए या फिर कोई उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कबीरदास कहते हैं साँच बराबर तप नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कबीर दास जी की बात को स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर उदाहरण भी देने के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है।
अब आते हैं अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह पर। जहाँ किसी वाक्य को पृथक करके दिखाना हो तो उपविराम का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। यहाँ पर वाक्यों को अलग करके दिखाया जाता है। पृथक यानी अलग करना, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। यहाँ पर विज्ञान को वरदान या अभिशाप से अलग करके दिखाया गया है, तो यहाँ पर अपूर्ण विराम यानी उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब है 7वां विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जहाँ पर हमें किसी भी भाव को उत्पन्न होता है, जैसे विस्मय का भाव, घृणा, शोक, हर्ष, ये आदि भाव जहाँ पर उत्पन्न होते हैं, उस वाक्यांश में अंत में हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इससे पता चलता है कि वाक्य विस्मय आदि बोधक है। जैसे वाह तुमने कमाल कर दिया, यहाँ पर हर्ष यानी खुशी का अनुभव हो रहा है, इसलिए वाह शब्द द्वारा और विस्मय आदि बोधक चिन्ह द्वारा भाव को प्रकट किया गया है, इसलिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर। 8वां है विवरण चिन्ह। विवरण यानी किसी के बारे में डिस्क्राइब करना, बताना डिटेल में। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग हम वाक्यांश के निर्देश आदि से होता है, जैसे निम्नलिखित कवियों को निमंत्रण भेजें। यहाँ पर विवरण करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है। 9वां देखिए, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के बीच लगाकर समास की सूचना दी जाती है। देखिए, योजक चिन्ह जैसे हम देखे हैं, माता पिता, सुख दुख, दाल रोटी आदि शब्दों में जो ये बीच में चिन्ह लगता है, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग जो होता है, जो हमने समास में पढ़ा था, समस्त पदों के बीच लगता है और या आ या जब विच्छेद होता है उस शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। यहाँ पर योजक चिन्ह है ये माता और पिता के बीच में। देखिए, लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव देखिए, लाघव का अर्थ होता है संक्षेप करना यानी छोटा करना। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर, डॉक्टर के लिए हम हिंदी में प्रयोग करते हैं डा के आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। इसे हम डॉक्टर पूरा ना लिखने के बजाय यहाँ पर उसको छोटा करके लिख देते हैं, तो इसका अर्थ भी डॉक्टर ही होता है, पर इसको हम संक्षेप में लिखते हैं। जैसे पंडित नेहरू, यहाँ पर पंडित की जगह हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया पहले शब्द के बाद। ठीक है। तो यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के 2 प्रकार होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा यानी एक, जिसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, किसी व्यक्ति के उपनाम, कविता के नाम, पुस्तक आदि को दर्शाने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इस वाक्य में देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रयोगवादी कवि थे। यहाँ पर उपनाम निराला को दिखाने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए, यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है। दूसरा प्रकार है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जब किसी व्यक्ति का कथन मूल रूप से लिखा जाता है, तब दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए, तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वहाँ पर उनके कथन को ज्यों का त्यों जब हम लिखते हैं, तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर रखते हैं। ठीक है।
तो इसका इस्तेमाल यही है कि जब किसी की कही बात को ज्यों का त्यों लिखना हो तो उसे हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। 12वां है कोष्टक चिन्ह। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर हिंदी में छोटे कोष्टक का इस्तेमाल किया जाता है किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए या किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 30 जनवरी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बलिदान तिथि है। यहाँ पर राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी। यहाँ पर राष्ट्रपिता पद का अर्थ प्रकट करने के लिए हमने कोष्टक के अंदर महात्मा गांधी को लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। वाक्यांश यानी राष्ट्रपिता पद के अर्थ को प्रकट करने के लिए हमने यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया। 13वां आता है त्रुटिपूरक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में किसी छूटे हुए शब्द को सूचित करने के लिए किया जाता है। त्रुटि यानी गलती और पूरक यानी पूर्ण करना। तो जहाँ पर गलती हो जाती है वाक्य में लिखते समय तो उस त्रुटि को पूरा करने के लिए, उस गलती को सही करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे हम हंस पद चिन्ह भी कहते हैं। इसमें छूटे हुए वाक्य को यह चिन्ह लगाकर ऊपर लिख देते हैं। जैसे उसने मुझे दी, यहाँ पर पुस्तक शब्द छूट गया है तो यहाँ पर हम त्रुटिपूरक चिन्ह लगाकर पुस्तक को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस वाक्य में देखिए, यहाँ पर त्रुटिपूरक चिन्ह का यह अर्थ होगा कि यह पुस्तक यहाँ पर शब्द होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर त्रुटिपूरक चिन्ह हो गया है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।